भाग 2 में मैं सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था कि लेखक घनश्याम अग्रवाल जी, जिनकी टांग टूट गई है, दुर्घटना हो गई है और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में यहाँ पर भर्ती करवाया गया है। और उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि किस प्रकार लोग उन्हें मिलने आएंगे और किस प्रकार वे अपनी औपचारिकता निभाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मरीजों से मिलने के लिए रिश्तेदार, जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, वे जाते ही हैं, लेकिन मरीज़ से मिलने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतना आवश्यक होती है। मरीज़ से मिलते जाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उन्हें कोई कष्ट ना हो, उनके पास बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, उनकी बीमारी होती है, दवा और पथ्य होते हैं, उन्हें अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें मरीज़ के पास ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, नकारात्मक बातें भी उनसे हमें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हो सके तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है, लेकिन आजकल तो लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। तो औपचारिकता बच्चों यहाँ पर, यानी कि किसी ने अगर हम पर ऐसा है तो हम भी उसका एहसान चुकाने के लिए केवल औपचारिकता के रूप में जाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे चलकर लेखक कहते हैं कि दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। तो यहाँ पर अपनी दिल की बात लेखक बताते हैं कि दुर्घटना के कारण, दर्द के कारण एक तो मरीज़ का वैसे भी हाल बुरा हो जाता है और दर्द के मारे उन्हें नींद भी नहीं आती है, और अगर नींद लग ही भी जाए तो फ़ौरन कोई ना कोई यहाँ पर औपचारिकता निभाने के लिए आ जाता है। और वे इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, उनसे ना मिले या कम मिले तो ही अच्छा है। इन्हें मरीज़ से के हमदर्दी नहीं होती, केवल ये सूरत दिखाने के लिए आते हैं, कहीं सामने वाले को ऐसा न लगे कि जान पहचान वाला रिश्तेदार होकर भी वह उनसे मिलने नहीं आया। इस प्रकार लोग कुछ विचार करते हैं, लेकिन इस वैचारिकता को हमें बदलना होगा। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा। तो यहाँ पर लेखक भी कुछ तय कर लेते हैं, उनके मन में काफ़ी विचार होते हैं और वे यहाँ पर एक प्रयत्न करते हैं कि कोई भी आए तो वे आँख नहीं खोलेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने तय किया है कि वे चुपचाप ही पड़े रहेंगे। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे उनसे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे जाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नमूना फ़िलहाल यहाँ पर है। तो वे ऑफिस के बड़े बाबू, लेकिन फिर भी देखो किस प्रकार बर्ताव करते हैं। अगर उन्होंने देखा है कि लेखक चुपचाप पड़े हैं, गहरी नींद में हैं, अच्छी तरह से आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है, तो भी फिर भी वे क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे वक्त ही उनके मन में ख्याल आता है कि मैं इतनी दूर आया और उनसे मिले बगैर अगर मैं चला गया तो वे क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं आया ही नहीं। और इसी विचार के साथ फिर से वे ठहर जाते हैं और
अनचाही हरकत शुरू कर देते हैं। और जब लेखक आँख नहीं खोलते हैं तो वे जो टूटी टांग होती है उनके टूटे हुए हिस्से को वे ज़ोर से दबाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब दर्द कैसा है। भला ये भी कोई औपचारिकता हुई। यहाँ पर लेखक का मन खोल उठा होगा, उन्हें बहुत चिढ़ आई होगी, लेकिन वे कैसे यहाँ पर प्रकट कर सकते थे। बेचारे मन ही मन में उस दर्द को वे सहे जाते हैं और मुस्कुराते हुए वे कहते हैं कि कहिए अब आपका दर्द कैसा है। तो दर्द उन्होंने कम किया कि बड़ा किया, अब आप ही लोग सोचो बच्चों। आगे देखो। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना हुई। तो यहाँ पर मोहल्ले वाले जो होते हैं उन्हें जब जान पड़ता है कि कोई हमारा मोहल्ले वाला यहाँ पर अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है, तो वे क्या करते हैं, अपनी फुर्सत से आते हैं और अपने बच्चों के साथ भी वे आने में हिचकिचाते नहीं हैं। दरअसल अस्पताल में बच्चे नहीं लेने जाने चाहिए क्योंकि बच्चे तंग करते हैं, बच्चे एक जगह पर नहीं बैठते हैं। फिर भी सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ वे अस्पताल में पहुंच जाती है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो इस प्रकार देखो सोनाबाई की अगली हरकत। तो वे अपनी बच्चों को वैसे कुछ समझता भी नहीं है, बेचारे अपनी माँ के साथ आए हुए हैं, चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन सोनाबाई का इशारा देखो, बच्चों से कहती है कि ये देखो चाचा जी। तो उस वक्त लेखक तो लेखक है, लेखक के मन में क्या विचार आता है कि सोनाबाई इस प्रकार अपने बच्चों को कहे जा रही थी कि देखो हम चिड़ियाघर में आए हैं और इस चिड़ियाघर के बंदर को तुम देख लो। इस प्रकार कुछ मोहल्ले वाले भी होते हैं। आगे चलकर आगे देखो बच्चों, बच्चे खेलने लगे तो अस्पताल के अंदर ही, वार्ड के अंदर ही उसके बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये देखो, ये तो हद हो गई, हद को पार कर लिया। सोनाबाई को भी एक बार भी विचार आना चाहिए था कि हम इतने सारे बच्चों को लेकर अस्पताल में कैसे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गई और जाकर भी उसने बच्चों से कुछ भी नहीं कहा। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे अपने हरकत से बाज नहीं आते। एक कुर्सी पर चढ़ जाता है तो दूसरा मेज़ पर चढ़ जाता है। और उसकी जो छोटी बच्ची होती है वो भी क्या करती है, लेखक की दवा की जो शीशी होती है वो उठा लेती है और कथकली डांस करने लगती है। और उस आवाज़ से भी लेखक का ध्यान बढ़ जाता है, शांति बिगड़ जाती है, शांति फैल जाती है। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई की एक लड़का, और जो एक लड़का होता है सोनाबाई का, वो भी क्या करता है, जो लेखक की टूटी हुई टांग जो रेती की थैली से यहाँ पर लटक रही थी, उसी पर वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। और लेखक कुछ कहने ही जा रहे थे कि सोनाबाई की लड़की की हरकत पूरी हो गई, यानी कि जो नहीं करना चाहिए था वही हो गया। दवा की शीशी उसने पटक दी और यहाँ पर दवा फैल गई होगी, शीशी भी टूट गई है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली। फिर देखो यहाँ पर केवल घूरती है और फिर हंसते हुए किस प्रकार मजाक उड़ाती है। देखो, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो, दवा गई समझो।
बीमारी गई। तो इस प्रकार वह हंसते हुए बात को टाल देती है और ऊपर से कहती है कि पेड़े खिलाओ, मिठाई खिलाओ, क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। और दवा इस प्रकार गिर गई, यानी कि दवा यहाँ पर काम से गई। समझो कि तुम्हारी बीमारी भी चली गई। इस प्रकार की उसकी मनोवृत्ति को देखकर लेखक को कितनी चीड़ आई होगी। यानी कि दवा की उन्हें ज़रूरत थी, दर्द अभी भी हो रहा था, लेकिन सोनाबाई ने थोड़ा भी विचार नहीं किया। ऊपर से इस प्रकार उसने अपने विचारों को खोल दिया। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। तो बच्चों के साथ कितने समय रहना चाहिए इसका भी उसे तकाजा नहीं था। 2 घंटों तक उसने यहाँ पर अस्पताल में अपना वक्त बिताया और यह कह कर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया और जाते समय वो ये भी कह गई कि मैं फिर से आऊँगी। और इस विचार लेखक और भी काँप उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं। उन विचारों को मन में लाकर वे और भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर वहरे हमदर्द का दूसरा भाग देखा। तो अब तक हमने जो देखा उसकी तरफ थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। यहाँ पर हमारा मुख्य कैरेक्टर है लेखक, और लेखक की दुर्घटना हो जाती है। एक बड़ी कार के साथ उनकी साइकिल टकरा जाती है, उनकी एक टांग टूट जाती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और यहाँ पर उन्हें मिलने के लिए रिश्तेदार, परिवारजन यहाँ पर आते हैं अपनी औपचारिकता निभाने के लिए। लेखक के मन की उन्हें कुछ भी नहीं पड़ी है, बल्कि अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपने मनोवृत्ति के साथ वे आते हैं अपनी औपचारिकता निभाने के लिए। लेकिन उस औपचारिकता के पीछे कोई विचार नहीं है उनका, केवल लेखक को यहाँ पर उससे तकलीफ़ ही हो रही है। क्या इस प्रकार हमारा बर्ताव अच्छा है? इस पर ज़रूर विचार करो बच्चों। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे भाग 3 में, आखिरी भाग में वहरे हमदर्द। इसी के साथ बच्चों हमारा सेशन पूर्ण करती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।